जिस प्रकार से आजकल राजनीति में सियासत चल रही है, कोई जातिगत राजनीति कर रहा है तो कोई धर्म के नाम पे राजनीति कर रहा है। पार्टी तो पार्टी, जो पार्टी के कार्यकर्ता, मंत्री और विधायक है, वो भी जाति और धर्म के नाम पे राजनीति करने लगे हैं। और हम बात कर रहे हैं जातिगत राजनीति की, जो आजकल बहुत सारी पार्टियों में चल रही है। अभी जल्दी में सावित्रीबाई फुले ने, भाजपा से सांसद हैं, उन्होंने आज रैली की, भारतीय संविधान एवं आरक्षण बचाओ। और जो भाजपा से सांसद है, उन्होंने बताया कि आरक्षण कोई भीख नहीं है, ये हमारा अधिकार है। इस प्रकार से समाजवादी पार्टी में भी बहुत सारे ऐसे नेता मिनिस्टर हैं या समर्थित उस कार्यकर्ता हैं जो हमेशा ब्राह्मणों को, राजपूतों को या वैश्य समाज को या कोई भी अन्य समुदाय को वो हमेशा नीचा दिखाया करते हैं। आज हम इन्हीं चीजों को अपने बीच में डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से पार्टियां धर्म और जाति के नाम पर राजनीति कर रही हैं और किस प्रकार से देश में एक अलग तरह का माहौल बनता जा रहा है और देश का युवा और चाहे देश का आम आदमी है वो गुमराह हो रहा है। आज हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री संजीव मिश्रा जी मौजूद हैं। संजीव जी, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी हमने समाजवादी पार्टी की बात की। समाजवादी पार्टी समर्थित बहुत सारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मिनिस्टर भी रहे हैं। वो अक्सर ब्राह्मण को, क्षत्रियों को उल्टा सीधा बोल देते हैं। और आपको अच्छे से पता है, आप तो खुद राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी में। बहुत सारे दिग्गज नेता हुए समाजवादी पार्टी में। अगर हम ब्राह्मणों में बात करें तो जनेश्वर मिश्र, जिससे इतना बड़ा पार्क बनाया गया है लखनऊ में, और इसके अलावा बहुत सारे ब्राह्मण नेता, कार्यकर्ता, विधायक हुए हैं। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी में इस तरह की आलोचना की जा रही है। क्या ये सही है कि किसी की व्यक्तिगत या किसी के ऊपर जातिगत बयान किया जाए? क्या ये पार्टी के लिए सही है? नहीं, मैं समझता हूँ कतई उचित नहीं है। तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की बात कहूँ तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ ऐसे समर्थक होते हैं जो चापलूसी के आधार पर या राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना पॉइंट बढ़ाने के आधार पर तमाम राजनीतिक दलों की बातें करते हैं, तमाम राजनीति की बात करते हैं, तमाम जातिवादी बात करते हैं। जहाँ तक ब्राह्मणों समाज है, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए या वैश्य समाज हो गया, ये निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। अब कुछ ऐसे तथाकथित लोग जरूर हैं, मैंने भी देखा कि समाजवादी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो इन लोगों के विरोध में बात करते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वो अखिलेश यादव के सामने अगर अपनी नंबर बढ़ाने की राजनीति कर रहे हैं तो उनको ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो मैं तो एक बात बहुत साफ कहूँगा, वो राजनीतिक नहीं है और राजनीतिक बनने की कोशिश ना करें, समाजवादी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश ना करें। आने वाले समय में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बगैर क्षत्रिय के, बगैर ब्राह्मणों के, वो बगैर वैश्य समाज के समाजवादी पार्टी मजबूत नहीं होगी। मैं बहुत साफ सी बात कहना चाहता हूँ, जो लोग इस बात के पक्षधर हैं वो इन वर्गों को हटा करके अगर सोच रहे हैं समाजवादी पार्टी मजबूत होगी तो ये उनकी कोरी एक तरीके से स्वप्न देख रहे हैं, उनके स्वप्न पूरे नहीं होने। मैं समझता हूँ कि सबको साथ लेकर के चलोगे, समाजवादी पार्टी मजबूत भी होगी, आने वाले समय में सत्ता में भी आएगी, क्योंकि सभी वर्ग के लोग, खासतौर से नौजवान, समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। और अगर आरक्षण की बात होती तो मैं साफ साफ कहूँगा कि आरक्षण के मामले में जो लोग निश्चित रूप से गरीब हैं, चाहे किसी भी जाति के हों, उनको आरक्षण का पक्षधर होना चाहिए, उन्हीं को आरक्षण मिलना चाहिए। और ये तो हर तबके में है, आप चाहे हिंदू लीजिए, चाहे ब्राह्मण लीजिए, चाहे वैश्य लीजिए, चाहे अगर आदमी नहीं सक्षम है, गरीब, विकलांग है, गरीब है, तो ये तो हर तबके में। 2 जून की रोटी अगर उसको अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए हर पार्टियों को और सरकारों को सोचना पड़ेगा। लेकिन इसी का लाभ उठाते हैं इस तरीके के तथाकथित लोग। मैं समझता हूँ कि उन लोगों को सजग हो जाना चाहिए। उनकी राजनीतिक कोई हैसियत नहीं है, 4 वोट वो दिला नहीं सकते। ऐसे लोग अगर जातिगत आधार पर समाजवादी पार्टी को बांटने कम करेंगे, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को कमजोर करेंगे, मजबूत नहीं करेंगे। अच्छा, इस प्रकार की बयानबाजी है फूलपुर और गोरखपुर चुनाव के बाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, क्योंकि इलेक्शन बताया गया कि बीजेपी में कुछ कटुता आई, क्षत्रिय बनाम ब्राह्मण हुआ, और उसके बाद मायावती का गठबंधन मिला समाजवादी पार्टी को। उसके बाद बहुत ज्यादा, लेकिन फिलहाल मायावती ने तो इसका खंडन किया है कि जिस प्रकार से बयानबाजी हुई। लेकिन इसके बाद जो कार्यकर्ता जो समर्थित है, समाजवादी समर्थित कार्यकर्ता है, उसके बाद इस तरह के बयान देना मुझे नहीं लगता कि पार्टी के लिए बहुत ज्यादा सही रहेगा। मैंने वही कहा
कि इस तरीके के बयान देकर हो सकता है कि वो अखिलेश यादव के सामने अपने नंबर बढ़ाने का काम कर रहे हों, कि वो सबसे बड़े हितैषी हैं, सबसे बड़े समर्थक हैं। लेकिन इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने 2 वोट दिला नहीं सकते, अपने और अपने परिवार के 2 वोट हैं, तीसरा वोट उनका है नहीं। अगर कोई बच्चा भी होगा तो वो भी बालिग नहीं, वो वोट नहीं दे सकता। ऐसे लोगों को थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से काम नहीं चला करते। और जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है, आज भारतीय जनता पार्टी को मैं बहुत साफ सी बात कहूँगा कि वो भटक गई पार्टी है। उसने जो वादे किए थे वो वादों पर खरी नहीं उतरी। लेकिन हाँ, अखिलेश यादव को मैं जरूर कहूँगा कि नौजवानों के नेता है और सभी जाति के लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी संप्रदाय के लोग उनको नेता अपना मानते हैं। और अगर वो आगे ऐसे ही चलते रहे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री भी बनने की उनकी स्थितियां हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे लोग जो उन लोगों को खाली एक जाति का विरोध करके उनको नेता बनाने, अभी ये कमिटमेंट आया राव गोविंद चौधरी समाजवादी पार्टी से कि अगर हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और मायावती जी उनको पीएम का दर्जा दिया जाएगा, उनको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। क्या इस प्रकार से बयान चुनाव से पहले, 19 से पहले या 22 से पहले, क्या सही है पार्टी के लिए जो इस तरह के नेता लोग दे रहे हैं समाजवादी? देखिए, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो जाती है समाजवादी पार्टी, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार है, लोकतंत्र है। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि ये बड़े बड़े नेताओं के बीच का मामला होता है। अब बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बैठ के तय करेंगे कि किसको प्रधानमंत्री होना है, किसको मुख्यमंत्री होना है। मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी जल्दबाजी में कोई भी अगर बयान देना हो तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि गठबंधन पर असर पड़ता है इसका, और इससे बाज आना चाहिए नेताओं को। दोस्तों, अभी कल बयान आया था मायावती जी का कि मैं गेस्ट हाउस कांड कभी नहीं भूल पाऊंगी, और इवन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तो चाह ही रहे हैं जिस प्रकार से प्रतिक्रिया आ रही है कार्यकर्ताओं की कि अभी फिलहाल किसी पदाधिकारी या किसी प्रतिष्ठित पद के किसी भी पदाधिकारी का कोई बयान नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता यही चाह रहे हैं कि 2019 में चुनाव लड़ा जाए गठबंधन के साथ, मायावती जी के साथ। लेकिन उसका पूरी तरह से मायावती जी ने खंडन किया है। देखते हैं क्या होता है। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि जो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो नाम जो बदलने के लिए सरकार जो मुहिम चला रही है, राज्यपाल जी ने भी उसका स्वागत किया है। हम उसके लिए भी संजीव मिश्रा जी से बात करेंगे। संजीव जी, जिस प्रकार से राज्यपाल जी का बयान आया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम चेंज करके डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर रखा जाए, तो उस अकॉर्डिंग बहुत सारे संगठन हैं जो उस समुदाय से हैं, वो उसका विरोध भी कर रहे हैं कि रामजी ना लगाया जाए। जिस प्रकार से हमारे पास डेटा आया है उसमें आगरा यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के नाम से है, और संविधान में हिंदी संस्करण के पेज नंबर 254 पे जो है वो डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर लिखा हुआ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में हिंदी में तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखा है, बट अगर उसका इंग्लिश वर्जन देखा जाए तो उसमें लिखा हुआ है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। अब इस प्रकार की नाम को लेकर बीजेपी में, और जो अब चाहे बसपा कह लीजिए या अन्य कोई SC/ST OBC संगठन ले लीजिए, उसमें कंट्रोवर्सी या आलोचना या घमासान शुरू हुआ है। क्या कहेंगे इसके बारे में कि कहां तक ये सही रहेगा जिस प्रकार से नाम को लेकर छेड़छाड़ उस पर राजनीति की जा रही है इन्हीं दिनों? और आज सावित्रीबाई फुले का आंदोलन भी था, भारतीय आरक्षण बचाओ और संविधान बचाओ रैली, उसमें भी उन्होंने कहा कि हम नाम को नहीं चेंज होने देंगे, बल्कि अम्बेडकर सभागार अगर आपने देखा होगा लखनऊ में, तो वो भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उस पर लिया गया है। तो इन्हीं सब चीजों के बीच में ये समाज उलझ के या यह राजनीति चल रही है। क्या इसका क्या परिणाम है? किस तरह से आप इसके पक्ष में है, क्या आप इसके विरोध में है? किस प्रकार से आप बताएंगे कि क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या आपकी क्या समझ रखेंगे, क्या बात है? देखिए संजीव जी, बड़ा चैनल है आपका और बहुत लोग आपके चैनल को देखते हैं। आज ये इशू क्यों आया, आज ये मुद्दा ही क्यों आया कि उनके नाम में परिवर्तन करना ज़्यादा लाजमी लग रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार को? आज तो बातें ये होनी चाहिए थी कि कैसे नौजवान जो बड़ी संख्या में बेरोजगार हो रहे हैं उनको रोजगार दिया जाए।
आज तो बात ये होनी चाहिए थी, जो कमिटमेंट किया था भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में लोकसभा के चुनाव में, कि हम विदेशों से काला धन लाएंगे, हम महंगाई कम करेंगे, हम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, उस पर बहस होनी चाहिए थी कि कितना 4 साल 4.5 साल में भ्रष्टाचार दूर हो गया, विदेशों से काला धन आ गया। अब तो स्थितियां ये है कि देश का जो धन है, जो सफेद धन है, वही लोग लिए जा रहे हैं और हमारे चौकीदार नहीं लोग रक्षा कर पा रहे हैं उसकी। तो मुद्दा तो ये था, इस पर बहस होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात की कि नीरव मोदी, विजय हाँ, माल्या देश का ही पैसा लेके बाहर लगे हुए हैं और ये बहुत लोगों के नाम है, लेकिन उनकी बाहर जाने में रोक लगा दी गई है। इनकी फेहरिस्त अगर हम गिनाने लग गए तो बहुत ज्यादा समय हो जाएगा। मैंने तो बहुत शार्ट में इसीलिए कहा कि आज तो इशू ये होना चाहिए था कि आप तो विदेशों से काला धन 100 दिन में ला रहे थे, 100 दिन में भ्रष्टाचार दूर कर रहे थे, 100 दिन में महंगाई भी कम करने की बात कर रहे थे। आज कहाँ महंगाई कम हो गई? आज पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम उस हालत में पहुंच गए कि आपकी 4 साल की सरकार में सबसे बड़े रेट पे अगर आज है तो पेट्रोल और डीजल का दाम है, जिसको आप रोज बढ़ाने की बात करते थे। लेकिन इत्तेफाक है कि सारे चैनल दिखा रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम सबसे ज्यादा हो गए। तो चिंता की बात यह है कि जो जिन्यून मुद्दे थे उनसे हट करके आज हम किसी के नाम को परिवर्तित करके अगर हम बहुत बड़ी अपने आप को उपलब्धि मान रहे हैं, तो उन नाम से परिवर्तित करने से क्या हो जाएगा? क्या महंगाई कम हो जाएगी? क्या भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा? और सबसे मजे की बात तो ये है कि भारतीय डाक विभाग जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से टिकट भी चला रहा है। बिल्कुल ठीक है, और उसके बावजूद चलना चाहिए। वो हमारे देश के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, एक जाने माने व्यक्ति थे, उनके नाम में आप परिवर्तन करके हमें तो ये अच्छा लगता और इस प्रदेश और देश को अच्छा लगता कि आप कहते कि हाँ, अम्बेडकर जी के नाम पे हम इसलिए परिवर्तन कर रहे हैं क्योंकि हम 5 करोड़ लोगों को नौकरी दे रहे हैं, तब तो समझ में आता। लेकिन आज जो हालात हैं, मुझे लगता है कि धरातल पर भारतीय जनता पार्टी उस तरीके से नहीं निखर के आ रही जिस तरीके से उसने कमिटमेंट। तो ये डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जो वर्ड आया है अभी, इससे क्या फायदा होने वाला है? किस लिए नाम चेंज करने, किस तरह की सियासत चली है नाम को लेके, पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा मिल जाएगा? देखिए, जो राजनीतिक दल जनता की कसौटी पर खड़े नहीं उतरते और जो वादे किए होते हैं उन वादों को पूरा नहीं कर पाते, वो इधर उधर भागते हैं। मुझे लगता है कि आज जो देश में और प्रदेश में सरकारें हैं, जो डबल इंजन की सरकारें हैं, उन्होंने अपने देश के जनता के प्रति कमिटमेंट नहीं पूरे किए, इसलिए वो इधर उधर की बातों में उलझाना चाहते हैं पूरे देश को। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता जागरूक हो गई है। आने वाले समय में इसका परिणाम उन लोगों को मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्षी दलों को भी अपनी बात को प्रमुखता से रखना चाहिए। विपक्षी दल भी उस स्थिति में नहीं है कि वो सरकार के सामने अपनी बात को मजबूती से रखें और सरकार से अपनी बातों को मनवाने का काम करें। तो आप क्या कहेंगे? आप एक लाइन में कुछ जवाब देंगे कि जो ये नाम चेंज हो रहे हैं, इसके आप पक्ष में हैं या विरोध में हैं? क्या आप? देखिए, मुझे नाम के अगर चेंजेस में कोई देश का फायदा हो रहा है, देश का फायदा हो रहा है या किसी भी स्तर पर फायदा हो रहा हो, तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नाम चेंज करिए। लेकिन अगर इस नाम को चेंज करने का केवल आधार ये हो कि आप जनता की कसौटी पर खड़े नहीं उतरे, जनता से किए गए वादों पर खड़े नहीं उतर रहे, आप उनको पूरा नहीं कर पा रहे और ध्यान खाली हटाने के लिए अगर ये काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्य है इस देश का और प्रदेश का भी। दोस्तों, इतनी बातें हुई हैं तो हम गठबंधन को लेकर भी बात कर लेते हैं। फूलपुर चुनाव और गोरखपुर चुनाव को लेके 2019 में क्या माहौल रहेगा पार्टियों में? क्या कहना चाहेंगे? 2019 में गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी आएगी मायावती जी के साथ, बीएसपी के साथ, की कुछ फेरबदल होने वाला है? कुछ आशंकाएं? देखिए, अभी गठबंधन की कोई ऐसी सिचुएशन तो आई नहीं है। 2 उपचुनाव में स्थानीय स्तर पर बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी को गठबंधन को समर्थन दिया था। अब इस नाते अगर ये सोच लिया जाए, इसमें कोई तो राय नहीं है कि दोनों ही तरफ से इस तरीके के हालात हैं कि गठबंधन करके हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उस गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, आज जनता के लिए हम कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको प्राथमिकता देनी पड़ेगी, इसका एक एजेंडा बनाना पड़ेगा और गठबंधन के साथ साथ हमें ये भी तय करना पड़ेगा कि हम लोग किस तरीके से देश की सरकार के खिलाफ एजिटेशन कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। और जब तक आप जनता को साथ लेकर के प्रदर्शन नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि जनता के मन में विश्वास नहीं आएगा कि आप उनकी लड़ाई मजबूती से लड़।
तो इस प्रकार से आपने देखा कि देश में किस प्रकार की सियासत चल रही है, किस प्रकार से पार्टियां अलग अलग मुद्दों को लाके पब्लिक के बीच में और वोट वसूलने का काम कर रही हैं या वोट बैंक हथियाने का काम कर रही हैं। पार्टियां दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, चुनाव में जीत भी हासिल हो रही है, दूसरी तरफ नाम बदलने को लेके भी सियासत चल रही है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। और संजीव सर जी, आपका हम बहुत बहुत आभार करते हैं कि आपने हमारे साथ अपने विचारों को साझा किया।